हेलो एवरीवन। कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है कि आप बहुत बहुत अच्छे होंगे। स्टार आईक्यू चैनल पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो प्यारे दोस्तों, हम लोग लास्ट क्लास में 1857 की क्रांति और उससे रिलेटेड कुछ जुड़ी हुई बातें इंपॉर्टेंट हमने पढ़ी थी। आज की क्लास हम लोग पढ़ने वाले हैं 20वीं सदी में श्रमिक आंदोलन, लेबर मूवमेंट इन द 20th सेंचुरी। ये क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पेशली जो यूपीएससी ईपीएफओ का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं उन्हीं के लिए ही है, क्योंकि उन्होंने स्पेशली सिलेबस में भी मेंशन किया है इंडस्ट्रियल रिलेशन, लेबर लॉ। तो ये सवाल आपके लिए या ये जो चैप्टर है ये बेहद इंपॉर्टेंट है। दिल से सुनना, बहुत ही दिल से। मैं भी आपको काम काम की बातें बताऊंगा, बहुत ही ऐसे उलझाने की कोशिश नहीं करूंगा, टू द पॉइंट बात बताऊंगा जो आपके एग्ज़ाम परस्पेक्टिव इंपॉर्टेंट भी हो। तो चलिए हम बात करते हैं। सबसे पहले देखो, 20वीं सदी के आरंभिक दशक से ही श्रमिक वर्ग की दशा में सुधार एवं जागरूकता फैलाने के लिए संगठित रूप से अखिल भारतीय स्तर पर अभियान चलाए गए थे। मतलब 20th सेंचुरी जैसे जैसे आने लगी थी तो अंग्रेजों के काल में जैसे बहुत बुरी हालत हो रखी थी, तो अब धीरे धीरे उनकी स्थिति को सुधारने की कोशिश की जा रही थी। इसी टाइम पे श्रमिक आंदोलन को राष्ट्रीय स्वतंत्रता संघर्ष से भी जोड़ दिया गया था। मतलब जैसे श्रमिकों का आंदोलन हो रहा था, उसी टाइम पे आप सभी को पता है कि नेशनल मूवमेंट भी चल रहे थे। हम लोग हमारे इन चैप्टर्स के बाद में बस अब हमारे पास में हिस्ट्री का जो लास्ट चैप्टर आता है वो नेशनल मूवमेंट ही है। तो इनको इसके बाद में इससे जोड़ दिया था। और जैसे स्वदेशी आंदोलन है 1905 से 11 तक, श्रमिक संघों के द्वारा हड़ताल का भी आयोजन किया गया। तो मतलब वो ऑलरेडी आंदोलन तो कर ही रहे थे। खैर, उनके आंदोलन तो ये थे कि लेबर से रिलेटेड कुछ लॉ बनाया जाए, कुछ रिफॉर्म किया जाए इसी के लिए। लेकिन उनको स्वतंत्रता से भी जोड़ दिया गया। कहता भैया देखो, ऐसा है कि अंग्रेज लोगों के आगे तुम गिड़गिड़ाने से अच्छा है कि तुम खुद ही अपना देश अपना लो, तो ताकि तुम्हें किसी के आगे गिड़गिड़ाना ना पड़े। ठीक है। 1908 के अंदर जो है ना, तिलक की गिरफ्तारी के विरोध में मजदूरों के द्वारा पहला राजनीतिक हड़ताल भी की गई थी। द फर्स्ट पॉलिटिकल स्ट्राइक वाज ऑर्गेनाइज्ड बाय वर्कर्स इन 1908 टू प्रोटेस्ट अगेंस्ट द अरेस्ट ऑफ तिलक। जब तिलक जो है, बाल गंगाधर तिलक है, इनकी गिरफ्तारी हुई थी, तो ये पहली बार राजनीतिक यानी कि पॉलिटिकल स्ट्राइक हुई थी। स्ट्राइक वैसे कई टाइप की होती है, लेकिन ये राजनीतिक जो हड़ताल होती है वो सरकार के अगेंस्ट होती है। ठीक है ना, स्पेशली सरकार के लिए ही होती है। नॉर्मली तो आप स्ट्राइक किसी, हो सकता है इंडस्ट्री के अंदर भी पढ़ सकते थे, लेकिन आप यहाँ पे ये स्ट्राइक जो पढ़ रहे हो, जैसे नॉर्मली स्ट्राइक आप कौन सी पढ़ते हो, कोई भूख हड़ताल पे चला गया तो भी वो स्ट्राइक ही कहलाती है, कोई काम करना बंद कर गया तो भी स्ट्राइक कहलाती है, कोई कोई सैलरी नहीं बढ़ा रहा, वेजेस के लिए स्ट्राइक कर सकता है, कोई हो सकता है आया तो है पर वो काम नहीं कर रहा, काम कर रहा है पर आधा अधूरा कर रहा है, ये सारी स्ट्राइक है। लेकिन आप राजनीतिक हड़ताल करते हो तो सरकार के खिलाफ आप मोर्चा लेके आते हो, सरकार का घेराव करते हो, या तो आप लोग, या सरकार के घेराव के अलावा सरकार की नीतियों में कोई लोग पुतला फूंकते हैं, कोई किसी राजनीतिक जगह पे जाके धरना दे के बैठ जाते हैं। जैसे मान लेते हैं दिल्ली में जंतर मंतर पे कोई लोग धरना देते हैं, सरकार के लिए बोलते हैं कि सरकार ने नेगेटिव किया है। तो स्पेशली राजनीतिक हड़ताल पहली बार हुई थी 1908 में, बाल गंगाधर तिलक की गिरफ्तारी के बाद में। 20वीं सदी के दौरान श्रमिक आंदोलन के विकास के लिए बहुत सारे प्रयास भी हुए थे। जैसे कि प्रयासों की बात हमारे पास में आएगी, उनमें से सबसे पहला प्रयास है, यही ट्रेड यूनियन बन गई थी। अब ये ट्रेड यूनियन क्या होती है, एक साधारण से, आप किसी कंपनी के लिए आपने इंडस्ट्रियल लॉ पढ़े होंगे वो सब्जेक्ट, तो उसको पढ़ोगे तो यूँ समझ लेना जैसे कि आपके पास में ये एक कंपनी है, इस कंपनी के अंदर आप लगभग 50 लोग काम कर रहे हैं, कोई एक कंपनी का मालिक है। अच्छा, 50 लोग काम कर रहे हैं, लेकिन दिक्कतें आपको हो रही है बहुत सारी प्रकार की। फॉर एग्जांपल, आपसे टाइम जो है 12 घंटे का आपका टाइम था, 12 घंटे की पगार मिलती है आपको, लेकिन काम आपसे करवाया जा रहा है कभी 15 घंटे, कभी 16 घंटे, कभी 13 घंटे। तो कोई सर्टेनिटी नहीं है, अनसर्टेनिटी से आपसे काम करवाया जा रहा है। अब आप अकेले जाके उनके साथ कहेंगे क्या? अभी एक जना जाके आप में से कहे तो कौन आपकी बात मानेगा? 10 लोग हैं, 20 लोग हैं, तो मतलब बात समझ में नहीं आती। अच्छा, इन सबको भी मनाना बहुत मुश्किल हो जाता है कि 50 सारे इकट्ठे हों। तो इससे अच्छा एक ट्रेड यूनियन बना दो। ट्रेड यूनियन मतलब इन 50 में समझ लो कोई एक अध्यक्ष होगा जो इनकी मांगों को पूरा कर सकता है, या इनकी मांगों को लेके जा सकता है कहाँ पे, एक कंपनी के मालिक के पास में। तो दुनिया, हमारे भारत के अंदर जो है ना, मद्रास श्रमिक यूनियन, मद्रास वर्कर्स यूनियन है, ये पहली एक ट्रेड यूनियन बनी थी 1918 के अंदर। इसके फाउंडर थे जी रामानुजुलु नायडू एवं जी सी चेट्टी। ठीक है ना, और इसके डायरेक्टर थे वीपी वाडिया। वीपी वाडिया याद कर लेना, राम का नाम स्टार्टिंग में याद आएगा तो राम याद कर लेना, राम। ठीक है ना, राम ने चिट्ठी लिखी थी वाडिया को, ठीक है ना, राम ने चिट्ठी लिखी थी वाडिया को, ऐसे याद कर लेना इसको।
अच्छा, सदस्यता इसकी फीस जो है ना एक आना थी। स्ट्रेड यूनियन को ज्वाइन करने का एक आना जो है ना, उस टाइम पे आना करेंसी चलती थी, ये फीस हुआ करती थी। और भारत में प्रथम वास्तविक ट्रेड यूनियन इसी को ही माना जाता है, कंसिडर्ड इंडियाज फर्स्ट रियल ट्रेड यूनियन। देखो ये रियल वर्ड यूज़ किया है, इसका मतलब समझ आना, इससे पहले भी और ट्रेड यूनियन थी, लेकिन उनको कोई ऐसा तवज्जो नहीं था, बनी बिगड़ गई बनी बिगड़ गई, ठीक है। लेकिन ये एक संगठित रूप से पहली बार आई थी। आपको याद है मद्रास के अंदर पहला नगर पालिका भी, नगर निगम भी बना था, तो वैसे ही वो याद कर लेना, मद्रास श्रमिक यूनियन बनी 1918 के अंदर बनी थी, ठीक है ना, 1918 के अंदर बनी थी, तो इसको याद कर लेना। आपका 8 और 1 9 होते हैं, ऐसे लिख लेना आप लोग, ठीक है ना, उल्टा लिख लेना, स्टार्टिंग से लिखना 8 और 1 कितने होते हैं, 9 होते हैं, यानी कि 1900 तो याद करना ही पड़ेगा, 1918। और इसके संस्थापक पहले राम जी आए हैं, राम जी ने चिट्ठी लिखी है किसको, वाडिया को, राम जी ने चिट्ठी लिखी है वाडिया को, ठीक है। चलिए सर, श्रमिक आंदोलन में महात्मा गांधी जी का क्या योगदान था? महात्मा गांधी जी का कंट्रीब्यूशन क्या रहा है लेबर मूवमेंट में? देखो मेन बात करते हैं तो 1918 में श्रमिकों और मिल मालिकों के बीच में जो सामंजस्य स्थापित करने के लिए अहमदाबाद टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन की स्थापना की। जो मिल के श्रमिक हैं और के साथ में जो आपकी कंपनी है, उनके बीच में डायरेक्ट कोई ऐसा कोई रिलेशनशिप था नहीं, सिंक्रोनाइजेशन था नहीं, तो उन दोनों के बीच में सिंक्रोनाइजेशन बनाने के लिए ये अहमदाबाद टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन सेटअप किया महात्मा गांधी जी ने। श्रमिकों को कल्याण में ध्यान में रखते हुए गांधी जी द्वारा ट्रस्टीशिप का सिद्धांत दिया गया। इस सिद्धांत के अनुसार पूंजीपति मजदूरों के हितों की रक्षा करने वाला ट्रस्टी होता है। भाई कोई भी ऐसा मजदूर है उसको कहीं वेजेस में कमी ना महसूस हो और उसके वर्क आर जितने काम करवाया जाता है उतना उसको सैलरी भी मिले। गांधी जी ने जो है ना टूरिस्टीशिप सिद्धांत को स्पष्ट करते हुए अहमदाबाद के सूती कपड़ा मिलों के मजदूरों को स्वयं कहा था कि मिलों के वे मजदूर ही असली मालिक है, और यदि ट्रस्टी यानी कि मिल मालिक असली मालिक के हितों के लिए काम नहीं करता तो मजदूरों को अपने अधिकार पाने के लिए सत्याग्रह करना चाहिए। गांधी जी ने कहा था कि देखो ऐसा है कि तुम मत समझो, मालिकों को कहा कि तुम ऐसा मत सोचो कि हम लोग इस कंपनी के मालिक हैं। यहाँ ट्रस्टी वर्ड यूज़ किया रहा था। ट्रस्टी का मतलब होता है अकेला हो सकता है, कोई अकेले की कंपनी ना हो। अब मान लेते हैं कोई 1000 करोड़ की कंपनी इंडस्ट्री है, तो एक मालिक इसका ना हो जरूरी नहीं है, बाद में जाके इसके जो है ना शेयर बांट दिए जाते हैं। तो जिसके पास में शेयर होल्डर होता है कंपनी के, जैसे मान लेते हैं क्योंकि एक कंपनी है, मान लेते हैं एक स्टार IQ कंपनी है, और स्टार IQ के अंदर जो है ना वो एग्जांपल से 2 लोग जो है ना 2% मेंबर हैं, तो 2% में मतलब 50-50% की हिस्सेदारी है। जो भी यहाँ से अर्निंग होती है जिस भी प्रकार से, उसमें 50% एक पर्सन के पास, 50 है। अब ये ट्रस्टी है, जितना हक 50% वाले इसको फैसला लेने का उतना का उतना हक इसको भी है एक्चुअली, ठीक है ना। अब दोनों बराबर इन्वेस्टमेंट भी करेंगे, अगर मान लो कोई इन्वेस्टमेंट करनी है तो कोई काम करना तो दोनों बराबर भी काम भी करेंगे, ठीक है ना। हाँ हो सकता है कोई इनमें से कोई एक ज़्यादा काम कर रहा हो, तो कोई ज़्यादा काम कर रहा है तो उसके पास में थोड़ा सा इनकम है या उसका पैसे का जो वैल्यू है वो हो सकता है कि ये 20-80 हो जाए, ठीक है ना, या हो सकता है कुछ पैसा ज़्यादा है ना वो इधर ही ट्रांसफ़र हो। तो कुछ ऐसा ट्रस्ट बनाते हैं कंपनी के अंदर, तो ऐसा ही होता है। तो गांधी जी ने कहा था ट्रस्टियों को कि तुम मत समझना हमारी कंपनी है, असली मालिक तो ये मजदूर है। अगर ये इनके सिद्धांत तुमने पूरे नहीं किए ना या इनको अधिकार नहीं दिए तो ये सत्याग्रह करेंगे, फिर तो सत्याग्रह करेंगे मतलब आंदोलन करेंगे यहाँ पे ये, ठीक है। अच्छा, एक एटक की स्थापना के बारे में पूछा जाता है, AITUC। ये AITUC का मतलब होता है ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस। ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस पूछा जा सकता है आपसे कब स्थापित हुई थी। ये 1920 के अंदर 107 ट्रेड यूनियन ने मिलके, अब यूँ समझना, मैंने कहा एक ट्रेड यूनियन एक कंपनी में बन गई, 50 मेंबर्स पे कोई एक ट्रेड यूनियन बन गई, इस ट्रेड यूनियन का नाम हो गया XYZ। लेकिन पूरे भारत की ट्रेड यूनियन का एक ग्रुप बना, उसको कहते हैं ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन, जिसके अंदर 107 तो ट्रेड यूनियन आई, 160 ट्रेड यूनियन आई, ठीक है ना। और ये कौन से साल के अंदर आई है? 1920 के अंदर आई है, 1920 के अंदर आई है ये। नारायण मल्हार जोशी, लाला लाजपत राय, दीवान चमनलाल आदि नेताओं की स्थापना में अग्रणी भूमिका रही। मतलब मेन इस ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन की स्थापना करने वाले लाला लाजपत राय जी थे, के साथ में नारायण और दीवान भी आप याद कर सकते हो, ठीक है ना। भगवान नारायण जो है ना वो लाज रखते हैं हमारी, ठीक है ना। लाजपत राय लाज रखते हैं, नारायण भगवान बेइज्जती नहीं होने देते, इज्जत रख लेते हैं। भगवान नारायण जो है ना लाज रखते हैं, हमारी लाज रखते हैं, तभी हम लोग दीवाने हैं उनके, उन्हीं की वजह से चमन खिले हुए हैं हमारे, चमन में फूल खिले हुए लाल लाल, ऐसे करके याद कर लेना। भगवान नारायण है
नारायण की मल्हार, मल्हार राग होती है ना, भगवान नारायण की राग गाते हैं तो हम लोगों पे लाज रख लेते हैं, वो इतनी लाज रखते हैं तभी हम उनके दीवाने भी हैं और उन्हीं की वजह से चमन में फूल खिले हुए हैं। तो नारायण मल्हार, लाला लाजपत राय और दीवान चमनलाल, इन्हीं नेताओं ने अग्रणी भूमिका निभाई थी। जो ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस है, इसका पहला सम्मेलन 1920 में मुंबई में आयोजित किया गया था और उसकी अध्यक्षता भी लाला लाजपत राय जी ने और के साथ ही दीवान चमनलाल महामंत्री बने थे इसके अंदर। बाद में लाला लाजपत राय के अतिरिक्त और भी सी आर दास, चितरंजन दास है, जिसके अलावा जो ना जे एन सेन गुप्ता थे, एडू जी थे, सुभाष चंद्र बोस और जवाहरलाल नेहरू, इन्होंने भी इसकी अध्यक्षता की है। तो सबको मत याद करना, बस इतनी याद कर लेना कि सुभाष चंद्र बोस और जवाहरलाल नेहरू, इन्होंने भी ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन की अध्यक्षता की हुई है। 1926 में भारतीय मजदूर संघ अधिनियम पारित हुआ था, श्रमिकों के कानूनी दर्जा इसी साल में ही मिला था। तो आपको इस वाली स्लाइड में मेन बात याद रखनी है कि ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कौन से साल में आई, और वो आई थी 1920 में। और कितने ट्रेड यूनियन इसमें मिली थी, 107 ट्रेड यूनियन एक साथ मिली थी। इसके बाद में इंपॉर्टेंट है, इसकी स्थापना किसने करी थी, तो नारायण जी ने, के साथ में लाला लाजपत राय जी ने, और तीसरी बात है दीवान चमनलाल जी ने। इसका जो पहला सम्मेलन 1920 में हुआ था ना, उसकी अध्यक्षता भी लाला लाजपत राय जी ने की थी। आगे जाके जो है सुभाष चंद्र बोस जी और जवाहरलाल नेहरू जी, वो भी इसकी अध्यक्षता करने वाले बने थे। और कुछ सालों के बाद में 6 सालों तक रुके तो 1926 के अंदर जो है वो भारतीय मजदूर संघ अधिनियम पास हुआ था। भारतीय मजदूर संघ अधिनियम मतलब मजदूरों को पहली बार कानूनी दर्जा मिला। तो आपसे पूछा जा सकता है मजदूर संघों को पहली बार कानूनी दर्जा कब मिला था। लेबर यूनियंस गेंड लीगल स्टेटस वो कब मिला था, 1926 को मिला था। ठीक है, अच्छा, ये बाद में लंबे समय तक चला नहीं था। ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन जो है ना, लंबे समय तक नहीं चला था। इसके कारण थे कि साम्यवादी और उदारवादी जो है ना, इनके बीच में मतभेद हो गए थे। मतलब ऐसा कुछ समझिएगा कि जो रिफॉर्म करने वाले थे या जो ऐसे थे कि ठीक है चल रहा है जैसे चलने दीजिएगा, इनके बीच में जो है ना एक्चुअली ये मतभेद हुए। जैसे यूँ समझो कोई एक पर्सन है, वो चाहता है कि रेगुलर चेंजेस होते रहे, ठीक है ना, कुछ कुछ बदलाव हो, आज ये करें, आज ऐसा करें, आज वैसा करें, आज यहाँ चलें, आज वो करें, आज ये खाएं। एक ऐसा पर्सन हो न्यूट्रल हो, कोई फीलिंग ना हो, बस आराम से ठीक है जैसा हो रहा है वैसे है, ठीक है ना, कोई बातें नहीं, कोई मतलब कहीं जाने का मन नहीं, कुछ नहीं, बस ठीक है एक जगह ही रुके हुए हैं, ठीक है ना, नो फीलिंग समझ लीजिएगा। इसके पास में कोई फीलिंग नहीं है, इसके पास में फीलिंग भर भर की है। तो इन दोनों के बीच में तो मतभेद होंगे ही होंगे, ठीक है, यही बात है। और जो ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन के नागपुर अधिवेशन 1929 के अंदर जो है ना ये डिफरेंसेस स्टार्ट हुए थे एक्चुअली। उसके बाद में धीरे धीरे एक नया संगठन भी बन गया था, इंडियन ट्रेड यूनियन फेडरेशन। इतनी याद कर देना, इसमें ज़्यादा लंबी बात याद नहीं करनी। एक नया ट्रेड यूनियन बना था, वीपी गिरी और एम जोशी की अध्यक्षता में 1929 में इंडियन ट्रेड यूनियन फेडरेशन इसका पूरा नाम था। 2 सालों के बाद में जो है ना इसका भी विभाजन हो गया था, ये भी टूट गया था। फिर आपका एक और बना, रेड ट्रेड यूनियन बना था, 1931 के अंदर बना था, ठीक है ना, और इस पे सरकार ने रोक लगा दी थी, ठीक है ना। और दोबारा से 1934 में जो है ना वो 1934 में ही शामिल हो गया था ये, ठीक है। एक्चुअली यूँ समझो बंद तो मैं नहीं कह सकता इनको, इनके डिवाइड हुए हैं सारे। जैसे ये मान लो कि ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन था, ये 2 गुटों में बंट गया, इसमें से फिर एक ग्रुप निकल गया, हालांकि वो चल रहा है पहले ही, ठीक है ना, जो ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन है वो चल रहा था। उसके बाद में एक नया आया, उसका नाम रखा गया इंडियन ट्रेड यूनियन। ये इसमें से फिर टूट के एक नया बन गया रेड यूनियन। फिर फाइनली क्या हुआ कि ये जो रेड यूनियन है ना, ये दोबारा ही उसके अंदर शामिल हो गया था, क्योंकि अकेला चल भी नहीं पाया था ये। इंडियन नेशनल ट्रेड यूनियन कांग्रेस क्या है, जिसकी स्थापना 1947 में हुई है। फाउंडर का नाम वल्लभ भाई पटेल और वीवी गिरी है, के साथ अध्यक्ष इसके वल्लभ भाई पटेल थे। अच्छा, बात अगर करें इनके कुछ विद्रोह हुए थे हमारे, ठीक है ना, ये आपके जैसे अब इसके बाद में अलग है, खैर ये विद्रोह वाली बात, सन्यासी विद्रोह वगैरह ये अलग है बिल्कुल। यहाँ तक ये ट्रेड यूनियन वाली बातें आपकी पूरी होती है। आज इसको पूरा करना आप लोग, ठीक है ना। मैं मिलता हूँ आपको अगली क्लास के अंदर और पूरे विद्रोह, और अगली क्लास के अंदर आपका ये कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद में आप मतलब विद्रोह और विद्रोह के अलावा जो है ना आप लोगों को मैं पढ़ाने वाला हूँ अगली क्लास के अंदर से कई सारे विद्रोह हो गए, और फिर हम पढ़ेंगे सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन पढ़ेंगे, ठीक है। और ये जैसे हमारे पूरे होते हैं तो फिर हमारे एक लास्ट चैप्टर बचता है, जिसका नाम नेशनल मूवमेंट है, और हमारी हिस्ट्री मॉडर्न कंप्लीट हो जाएगी फिर। शुक्रिया, राधे राधे। इनको याद कर लेना, सिंपल सा चैप्टर है, जल्दी याद हो जाना चाहिए आज तो आपके।